गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर अपन ने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। पिछली क्लास में हमने जो आपकी दैनिक जीवन में जितने भी एलिमेंट्स हैं या अपन कह सकते हैं कि जो जैव तंत्र में उपयोगी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने देखा था कि जो आपके अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की संरचना की बात कर ली थी। साथ ही क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, इनकी संरचना के बारे में भी अपन ने देख लिया था। इसी के साथ जो पार्ट ए था आपके यूनिट 5 का वो कंप्लीट कर लिया था। देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वह यूनिट फर्स्ट जो आपकी 5th यूनिट है उसका पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइडेशन है। इनमें से जो पार्ट ए है उसके भी क्वेश्चन बी वाले से पूछे जाते हैं, यानी जो ए पार्ट में क्वेश्चन बनेगा आपका तो पार्ट ए वाले क्वेश्चन में पार्ट बी वाला भी आएगा। यानी जो थोड़े बहुत मान लो कि एक क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शंस है तो एक ऑप्शन आपके बी पार्ट से पूछा जाएगा और बी वाले पार्ट में भी एक ऑप्शन आपके सी पार्ट का रहेगा। यानी दोनों पार्ट की मिक्सिंग होती है इस यूनिट में। तो इसलिए अपन आज जो इस यूनिट का बी पार्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट क्या है आपका? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब इनऑर्गेनिक पॉलीमर में मुख्य रूप से अपन 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो आपका फोस्फाजीन और सिलिकॉन्स, यानी फोस्फाजीन और सिलिकॉन्स है उनसे मिलकर बने जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपकी बी पार्ट में आती है जिसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो इससे क्वेश्चंस बनता है आपकी इस यूनिट से वो क्वेश्चंस कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, चक्रीय सिलिकॉन के बहुलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लो आप एक बार। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही पूछा हुआ है चक्रीय सिलिकॉन के बहुलीकरण, चक्रीय सिलिकॉन के बहुलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। चक्रीय सिलिकॉन की क्रियाविधि को समझाइए। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है इसी के साथ पूछा हुआ है। चक्रीय सिलिकॉन के बहुलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए या बहुलीकरण, चक्रीय सिलिकॉन की क्रियाविधि का जो आपके चक्रीय सिलिकॉन का जो बहुलीकरण होता है उसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हाइड्रोक्सिलेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर अपन जनरली जो आपकी फोस्फाजीन्स है या आपके फॉस्फोरस नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज है उसका निर्माण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका बात करें कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्सिलेशन एक प्रकार के सिलियन कंपाउंड ही है, एक प्रकार के कार्बनिक सिलियन कंपाउंड होते हैं। उन कार्बनिक सिलियन कंपाउंडों को यानी सिलिका युक्त जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को अपन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। यानी उन कंपाउंड्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। वापस से बता रहा हूँ, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण
ऐसे यौगिक जिनका निर्माण सिलिकॉन व हाइड्रोजन, क्या कह सकते हैं हम, सिलिकॉन व हाइड्रोजन युक्त परमाणुओं के द्वारा होता है। वापस से समझे, ऐसे कंपाउंड जिनका निर्माण सिलिकॉन व हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से होता है। अब क्या करेंगे ये यौगिक, देखना परिभाषा कैसे क्लियर होती है, आपकी परिभाषा कहाँ से निकल के आएगी। तो सिलिकॉन व हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक जब असंतृप्त एल्कीन व एल्काइनों से योगात्मक क्रियाविधि द्वारा किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बनने की जो ये प्रक्रिया है, ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? वापस से बताएं तो देखिए, वापस से देखिए, एक बार और क्लियर करवा देते हैं कि जो आपकी परिभाषा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वापस से देखिए, सिलिकॉन व हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक जब असंतृप्त, अब असंतृप्त में क्या आएगा आपका, देखिए असंतृप्त एक चीज और, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड बोलते हैं इनको, अनसैचुरेटेड असंतृप्त। तो असंतृप्त क्या होते हैं, तो असंतृप्तता से आपका तात्पर्य क्या है, यानी असंतृप्त, ऐसे आपको जनरली पता है असंतृप्त क्या होता है, लेकिन अगर जिन पता नहीं भी है तो वापस से देख लो क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें सभी बॉन्ड सिंगल ना होकर कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी जैसे CH2 और CH3। तो ये सारे कंपाउंड्स में सभी एटम्स के पास आपके क्या है, सभी के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे यौगिक क्या होंगे, ऐसे यौगिक सैचुरेटेड होंगे, यानी संतृप्त होंगे। क्लियर है? तो ये सभी के सभी कंपाउंड आपके क्या है, संतृप्त यौगिक है। अब बात करते हैं असंतृप्त की। तो यदि जिन कंपाउंडों में सिंगल बॉन्ड के अलावा, सिग्मा बंध के अलावा आपका डबल बॉन्ड आ जाए, यानी पाई बॉन्ड आ जाए, तो वो कंपाउंड आपके क्या होंगे, वह कंपाउंड आपके अनसैचुरेटेड होंगे या असंतृप्त कंपाउंड होंगे। देखिए कैसे, देखना अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे ये तो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा, जैसे मान लो CH3 है, इसके पास सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, फिर CH आ जाए, फिर CH2 आ जाए, फिर CH आ जाए, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फिर CH आ जाए। आई बात समझ? तो इन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड के अलावा आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा है, यानी पाई बॉन्ड भी आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा आपका डबल बॉन्ड आता है, तो वो कंपाउंड आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाएंगे आपके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं इसकी। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब सिलिकॉन, इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं अपन, आपकी परिभाषा है, आंसर देखिए इसका क्या होगा, आंसर आपकी परिभाषा है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोक्सिलेशन, तो देखो LY कर लेना यहाँ पे, हाइड्रोक्सिलेशन। तो देखो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा में हमने ये बोला है कि ऐसे कंपाउंड जो ठीक है, परिभाषा स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, वहां पे आपका LY बीच में आएगा, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, तो परिभाषा क्या थी अपनी कि सिलिकॉन व हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक या सिलिकॉन और हाइड्रोजन बंध
वाले कंपाउंड जब असंतृप्त बोले तो एल्कीन या एल्काइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH से असंतृप्त यौगिकों से योगात्मक अभिक्रिया करके कार्बनिक सीलेनों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कार्बनिक सीलेनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो और क्या कह सकते हैं, इन कंपाउंड को अपन सीलेन भी बोल सकते हैं। सिलिकॉन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड आपके सीलेन भी कहलाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, सिलिकॉन और हाइड्रोजन युक्त सीलेन कंपाउंड जब असंतृप्त एल्कीन व एल्काइन से योगात्मक अभिक्रिया करके कार्बनिक सीलेनों का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। क्लियर? परिभाषा क्लियर है आपकी। अब देखिए एक चीज और अपन निर्माण कर लेते हैं एक बार आपका जो हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है कंप्लीट, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शन से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए जैसे मान लो आपका कोई कंपाउंड है, सीलेन कंपाउंड की बात करें CH3SiH, इसके अंदर अगर संरचना देखेंगे तो आपका सिलिकॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन वाली फैमिली का एक होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन के 4 पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। कार्बन वाली फैमिली में है तो ये कार्बन के समान ही क्या करेगा, 4 बंध बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो 4 बंध बनाएगा, उसकी संरचना आपने देख ली। साथ ही जो सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन ये रहा, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन बंध युक्त सीलेन कंपाउंड हो गया है ये आपका। तो ये क्या है आपका सीलेन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीलेन कह सकते हैं। और वैसे क्या नाम दे सकते हैं, ट्राइहेलो सीलेन हाइड्रोजन, या वैसे सीलेन ही है आपका ये। तो यहाँ पे सिलिकॉन और हाइड्रोजन आपका बन आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये कंपाउंड सीलेन कंपाउंड किससे रिएक्शन करेंगे, आपके किससे करेंगे, अभी बताया था किससे, असंतृप्त, क्या असंतृप्त एल्कीन या एल्काइन। क्लियर? तो एल्कीन क्या है, एल्कीन ले लेते हैं अपन। ठीक है, क्लियर, ले लें। तो देखिए एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन क्या है आपकी, जैसे मान लो मैं एल्कीन ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और लेते हैं यहाँ पे R, इसी को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और R क्या ले लिया अपन ने, एल्कीन। क्लियर? अब इसकी रिएक्शंस करवानी है किससे, आपके सीलेन यौगिक से, और इसकी रिएक्शन के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा वह आपका क्या होगा, वह आपका होगा क्या, कार्बनिक सीलेन कंपाउंड। क्यों? ये कार्बनिक कंपाउंड है आपका, एल्कीन कार्बनिक पदार्थ ही तो है। इस कार्बनिक पदार्थ से अपन सीलेन की रिएक्शन करवा रहे हैं, या सीलेन कंपाउंड आपका जो कार्बनिक पदार्थ है एल्कीन उससे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। आई बात समझ? क्लियर? तो देखो क्या होगा, ये हो रही है आपकी रिएक्शंस। ठीक है, अब रिएक्शंस कैसे होगी, दिमाग लगाओ। देखिए आ रहा है क्या समझ में, अगर आ रहा है तो पता चल रहा होगा आपको कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी उत्पाद आपका क्या बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका Cl3, ये आपका सिलिकॉन। क्लियर?
सिलिकॉन के पास जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्शन करके योगात्मक प्रोडक्ट बनाएगा। यानी योगात्मक प्रोडक्ट क्या होता है? योगात्मक क्रियाविधि का मतलब क्या है? योगात्मक क्रियाविधि का मतलब है कि किसी परमाणु या किसी अणु या किसी कंपाउंड पे कोई दूसरा परमाणु या अणु आपका क्या हो जाए, जुड़ जाए, उसका उसके ऊपर क्या हो जाए, योग हो जाए, और योग होने के बाद में जो रिएक्शंस बनेगी उसे अपन योगात्मक रिएक्शंस कहेंगे या योगात्मक उत्पाद बोलेंगे। आई बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या बनेगा? योगात्मक यौगिक बनेगा आपका, और योगात्मक यौगिक क्या बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आपका R। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लो एक बार अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे। तो ये जो क्या बना आपका कार्बनिक सिलिकॉन, ये जो बना है ये क्या है आपका कार्बनिक सिलिकॉन। कार्बनिक सिलिकॉन क्या है? कार्बनिक सिलिकॉन। अब क्या हुआ इसमें, आपको दिख रहा होगा कि जो सिलिकॉन के पास हाइड्रोजन था, अगर अपन देखें तो ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहाँ हुई? इधर हुई। तो आपका ये हाइड्रोजन इधर आया तो CH2 हो गया, ये जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया तो सिलिकॉन से जुड़ गया। तो सिलिकॉन और CH2 ने और सिलिकॉन ने इस सिलिकॉन परमाणु ने और इस CH2 परमाणु ने आपस में बॉन्ड बना लिया, या आपस में बॉन्डिंग करके आपका क्या बन गया, ये वाला बन गया, और क्या बन गया, सिलेन कंपाउंड बन गए, आपके कार्बनिक सिलेन यौगिक का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये रिएक्शन ऐसे होती है। तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार कार्बनिक सिलेनों का बनना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपकी उत्प्रेरक हो तो भी संपन्न हो सकती है और बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है। यानी उत्प्रेरक जो आपका कैटलिस्ट है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो सूर्य का ताप आपकी सनलाइट है, रूम टेम्परेचर है, वहाँ पर भी आपकी रिएक्शंस इजीली, मतलब जो सनलाइट आती है उससे इजीली क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी ये रिएक्शंस के लिए ज़्यादा अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? अब देखो अपन और बात करते हैं, जैसे मान लो कि एरोमेटिक सिलेशन मान लो, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर सिलेन जुड़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एरोमेटिक सिलेनीकरण है, सिलेनीकरण क्या है? सिलेनीकरण आपका क्या है? सिलेनीकरण का मतलब होता है किसी कंपाउंड से सिलियन कंपाउंड, आपका सिलियन जो यौगिक है ये जुड़ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? सिलेनीकरण कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि मान लो चक्रीय सिलेनीकरण हो, तो चक्रीय सिलेनीकरण होता है वह आपका उसको उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी। वो एनर्जी का मान है आपका 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कितनी ऊर्जा दोगे आप? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तब जाके आपकी रिएक्शंस होंगी कौन सी? एरोमेटिक सिलेनीकरण। तो देख लेते हैं अपन क्या एरोमेटिक सिलेनीकरण क्या होता है। करें बात इसकी भी, उतार लिया है। अगर इसकी संरचना बनेगी तो वही बनेगी। एग्जाम्पल मान लो, जैसे अगर यहाँ पे आपका
CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका CH3 हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? वही Cl3Si CH2 CH2 और CH3, यही तो बनेगा। क्लियर? ये भी क्या है आपका कार्बन क्लियर है। यहाँ का मान लो आपको कुछ आ जाए, जैसे C2H6 आ जाए या H5 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा। कार्बन चेन को आप कितनी भी लंबी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रिएक्शन होगी वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर कंप्लीट होगी। तो अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक सिलेनिकल। ठीक है, हो गया, उतार लो स्क्रीनशॉट, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से। ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब बात करते हैं एरोमेटिक सिलेनिकल। तो देखो एरोमेटिक सिलेनिकल कैसे करवाओगे आप? मिटा दें, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो देखिए एरोमेटिक सिलेशन, एरोमेटिक सिलेशन या एरोमेटिक सिलेनिकल। क्लियर? तो देखिए क्या होगा एरोमेटिक सिलेशन में, क्या होगा? देखो सबसे पहले बात करें तो जो ये आपके रिएक्शंस हैं, जो एरोमेटिक सिलेनीकरण की जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस जनरली आपकी कहाँ पे होगी? मैंने अभी पहले ही बताया था किस कंडीशन में होगी। इनके लिए कैटलिस्ट की भी आवश्यकता होती है। जो लुईस एसिड है, यहाँ पे लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड है जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वो इस रिएक्शन में काम में लेते हैं अपन। साथ ही जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अपन को देना पड़ेगा। वो टेम्परेचर का मान कितना रहेगा आपका? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको जो रिएक्शंस को टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये आपकी रिएक्शन जाके कंप्लीट होगी। आई बात पहले थी ये। दूसरी चीज कैटलिस्ट की आवश्यकता होगी। वैसे नॉर्मल कैटलिस्ट अपन एसिडिक यूज करेंगे, जैसे आपका क्या उत्प्रेरक कौन होगा? जैसे लुईस एसिड मान लो। लुईस एसिड क्या होते हैं आपको पता होगा, आपको लुईस अम्ल क्या है? लुईस अम्ल वह कंपाउंड है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वह सारे आपके कंपाउंड क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए, देखें BF3 BCl3 AlCl3 BeCl2, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके लुईस अम्ल है। क्यों? क्योंकि इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले कंपाउंड आपको पता है लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एरोमेटिक
एरोमेटिक रिलेशन कंप्लीट करवाने के लिए अपने को क्या हो सकता है, साथ ही टेम्परेचर क्या हो सकता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपकी रिएक्शन इजीली क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। देखो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जैसा पहले बना था। अब एरोमेटिक रिलेशन करवा रहे हैं तो एरोमेटिक रिलेशन में आपको ये चीज याद रखना है कि आपको एरोमेटिक तो पता है आपको क्या होता है, चक्रीय, साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। खैर एरोमेटिक होते क्या है वो अलग मैटर है, क्योंकि अभी एरोमेटिसिटी बताएंगे तो आपका आधा घंटा यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एकल स्रोत पढ़ेंगे, 4n+2 नियम पढ़ेंगे, और फिर आपको संकरण बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, आपका क्या रेजोनेंस बताएंगे, और अलग अलग स्ट्रक्चर बताएंगे, प्लेनरिटी बताएंगे, कई 3-4 कंडीशन चेक करेंगे, तब तक टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अभी छोड़ते हैं, बाद में कभी देखेंगे। तो जनरली एरोमेटिक तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो और कभी देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे और एरोमेटिसिटी की। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वहाँ पे एरोमेटिसिटी भी अपन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी को अपन बाद में देख लेंगे। बट बेंजीन को, जो आपकी बेंजीन होती है वो एरोमेटिक होती है, आपको पता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या तो एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कर ले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन जैसे कंपाउंड, सीलेन कंपाउंडों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके कार्बनिक सीलेनों का निर्माण करें या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करें, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे एरोमेटिक सीलेशन, एरोमेटिक सीलेनीकरण कहेंगे। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि क्या, कि बेंजीन युक्त कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड जब सीलेन यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके या योगात्मक अभिक्रिया करके कार्बनिक सीलेनों का निर्माण करते हैं या एरोमेटिक कार्बनिक सीलेनों का निर्माण करते हैं, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक सीलेशन या एरोमेटिक सीलेनीकरण। अब एरोमेटिक कंपाउंड तो आपका क्या होगा, असंतृप्त होगा ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आएगा, वहां पे रेजोनेंस होता है, पता है आपको। बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद होता है, और अनुनाद होगा, अनुनाद कब होगा, जब पाई बॉन्ड आएगा। तो बेंजीन आपकी क्या है, असंतृप्त है, तो कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है। क्या अपन ने बोला था ना, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, जब सीलेन युक्त कंपाउंड असंतृप्त कार्बनिक यौगिक एल्कीन या एल्काइन से योग कर ले, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हाइड्रोक्सिलेशन कहलाएगा, या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीलेन कार्बनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, आपके अलावा, इसके अलावा आपकी जो नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, वो सारी एरोमेटिक जो रिंग्स है वो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपन जनरली जो हाइड्रोकार्बन युक्त जो बेंजीन है आपकी वो लेंगे, रिएक्शंस करवा लेते हैं, देखिए क्या बनता है। तो देखिए वो ले लेते हैं पहले, तो सीलेन कंपाउंड आपका जैसे Cl और हाइड्रोजन, ये तो हो गया आपका सीलेन ही हो गया। इस सीलेन कंपाउंड की अभिक्रिया मैं करवा दूं किससे, अपन किससे करवा देंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देख लीजिए, जैसे C6H6 क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो है। और क्या मान लो यहाँ पे C6H6 की जगह मैं और क्या जोड़ सकता हूँ, और भी तो कुछ जोड़ सकते हैं, सोचो देखें क्या ले सकते हैं और अपन, तो देखिए
साथ रिएक्शन करवा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ रिएक्शन करवाओगे या दूसरा क्या ले सकते हो, जैसे CH 2 डबल बॉन्ड CH C6H6 ये भी ले सकते हैं, क्योंकि बेंजीन 5 पाएंगे आपने C6 और आपका H5 हो गया। ये भी ले सकते हैं, इसकी रिएक्शंस भी करवा सकते हो। और अभी एक और बताऊंगा मैं आपको, पहले इसकी रिएक्शंस करवा लेते हैं। तो देखो, जैसे इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, टेम्परेचर पता है आपको कितना रख लेंगे, 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कैटेलिस्ट आपका BeCl2 BeCl3 BeCl3 कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखो क्या होगा, ये सिलिकॉन इससे बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो Cl हो गया, क्लोरीन आ गया, साथ में आपका CH2 आ गया, इसके साथ ही आपका CH आ गया, और क्या बन गया आपका 2 आ गया, यहाँ पे C6H5 हो गया। यानी जो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये बन गया आपका एरोमेटिक कार्बनिक सिलेन कंपाउंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे अपन और देखेंगे अभी एक और एग्जांपल। ठीक है, क्लियर बता दो। अगर मान लो सिंपल बेंजीन ही ले लो, आप सिंपल बेंजीन यौगिक ही ले लो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए हो गया। सिंपल बेंजीन कंपाउंड हो गए, तो क्या बनेगा, जैसे आपका सीएन कंपाउंड। हाँ जी, तो देखिए कि जो आपका एरोमेटिक सिलेनीकरण है, उसमें यदि अपन बेंजीन कंपाउंड ही ले लें, बेंजीन यौगिक ही ले लें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपका बनेगा, ये आपका सिलेन कंपाउंड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, C6H6 हो गई, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CnSiCl, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे आपका C6H5 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये कंपाउंड जुड़ जाएगा, और आपका कंडीशन वही रहेगी, कौन सी, 200 डिग्री से 300 डिग्री एंड लोवेस्ट एसिड जैसे PeCl2 की उपस्थिति में, PeCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होगी आपकी। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका एरोमेटिक सिलेनीकरण, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। हो गया, आगे देखिए,
चक्रीय सिलेनीकरण, ठीक है, सॉरी आपका हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, यानी जो आपके सिलेन कार्बनिक सिलेन कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन को अपन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। और यदि एग्जाम में गिरनार अभिकर्मक से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गिरनार अभिकर्मक के द्वारा कार्बनिक सिलेनों का निर्माण कैसे होता है, अपन जो कोई पढ़ क्या रहे हैं, अपन जो पढ़ा हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, जो आपके सिलेन कंपाउंड्स बन रहे हैं, देखो अपन जो पढ़ रहे हैं ये है सिंथेसिस है किसका, सिलेन यौगिकों का, यानी जो सिलेन कंपाउंड है। अगर आपसे एग्जाम में सिलेन कंपाउंड्स के निर्माण की विधि भी पूछे, सिलेन कंपाउंड के निर्माण की विधि भी पूछे, तो आपकी विधि क्या होगी, यही होगी जो मैंने अभी बताई, क्या एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन बताया आपको। इससे पहले अपन ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जो बनाया था वो भी आपका क्या था कि सिलेनों का निर्माण ही था। तो सिलेनों के निर्माण को हाइड्रोक्सिलेशन पूछते हैं, बोलते हैं। और साथ ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि ऐसे कंपाउंड्स को बताइए, या ऐसे पूछ सकता है कि सिलेनों के जो सिलिकन्स हैं उनके सिंथेसिस की विधि लिखिए। तो एक ही चीज़ है दोनों, आपको जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सिलेन कंपाउंड्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आंसर आपका यही रहेगा। तो अपन जनरली सिंथेसिस पढ़ रहे हैं किसका, सिलिकॉन्स का, ठीक है। तो आगे मैं कह रहा था कि गिरनार अभिकर्मक से, जिससे गिरनार अभिकर्मक से, गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक से, गिरनार अभिकर्मक से कार्बनिक सिलेन कंपाउंड कैसे बनाएंगे। वैसे मेन हेडिंग क्या है आपकी, मेन हेडिंग तो आपकी यही है कि सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड, सिलिकॉन्स का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं अपन, और उसी चीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। यानी सिलिकॉन हाइड्रोजन बंधयुक्त कंपाउंड जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या होगा, वो सिलिकॉन कार्बनिक यौगिक बनेगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। अगर आपसे फिर भी गिरनार अभिकर्मक से कोई रिएक्शन पूछ लेता है कि गिरनार अभिकर्मक के द्वारा आपके सिलेन यौगिकों का निर्माण को बताइए, तो देखिए कैसे होगा। तो देखो इसके निर्माण के लिए गिरनार अभिकर्मक से आप सिलिकॉन कंपाउंड बनाओगे, सिलिकॉन यौगिक बनाओगे या सिलिकॉन कार्बनिक पदार्थ बनाओगे, तो आपको सबसे पहले काम में लेना है कार्बन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SiCl4। कार्बन सॉरी जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जैसे आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, क्यों, क्योंकि एक ही फैमिली में आता है, तो सिलिकॉन भी क्लोरीन से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो देखो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा आपका, देखना इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया अपन किससे कर ले कि जो आपका सिलिकॉन कंपाउंड है वो अपने को मिल जाए या वो बन जाए। तो देखो इसकी अभिक्रिया आप करा दो RMgX से। गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है, RMgX, इसको गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। देखो गिरनार अभिकर्मक एक ऐसी चीज है जो अधिकतर ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनके अंदर यूज होता है। खूब सारी जो आपकी नेमिक रिएक्शंस है, खूब सारे आपके ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, उनको बनाने के लिए जो गिरनार अभिकर्मक है उसका यूज किया जाता है। तो देखिए गिरनार अभिकर्मक कैसे बनाएंगे, तो देखो CCl4 है, इसकी अभिक्रिया RMgX से करवा दो। तो जैसे इसे रिएक्शंस करवाओगे तो देखो क्या बनेगा आपका Cl3। तो Cl3 को मैं से लिख दूँ Cl3, तो ये क्या है आपका सिलेन कंपाउंड हो गया, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा ClMgX। क्लियर है यहाँ तक, क्या निकल गया ClMgX। या इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ MgX, Cl बात एक ही है, तो ये कंपाउंड
कार्बन आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो निर्माण हो रहा है वो किसका हो रहा है, कार्बनिक सिलियन कंपाउंड बन रहा है। क्या बोल सकते हैं इसको, एल्किल या एल्काइल ट्राइहेलो सिलियन यौगिक बोल सकते हैं। पर आपका क्या है, सिलिकॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से आप 99 यौगिक से भी सिलिकॉन कंपाउंड का निर्माण कर सकते हो, उनका सिंथेसिस कर सकते हो। तो ये तो चीज़ हो गई आपकी हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो चक्रीय सिलिकॉन्स है, चक्रीय सिलिकॉन्स है उनका जो बहुलीकरण होता है, बहुलीकरण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो चक्रीय सिलिकॉन्स का बहुलीकरण अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, उतार लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे फिर देखते हैं अपन।